हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन एयर सेशन में। नए लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैं हर संडे क्वेश्चन एयर सेशन अपलोड करती हूं। आप जो सवाल भेजते हो उसी सवाल को लेके, चाहे आप वो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, कोई भी आपका सवाल हो। जनरली मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं आपका सवाल का रिप्लाई दे देती हूँ। इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इलाबोरेट करना पड़े मुझे, उस क्वेश्चंस को मैं जनरली क्वेश्चन या सेशन में इंक्लूड करती हूँ। और आपका वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी ऐसा सवाल आता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसे वीडियो में बोलना ज़रूरी है, तो ऐसे सवाल को मैं लेके आती हूँ क्वेश्चन या सेशन में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको इंस्टाग्राम पे क्विक रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या फिर जैसा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पे करते हैं ऐसे भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए अभी देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। पूछ रहे हैं मीज़ान खान, थैंक्स सिस्टर फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट। सिस्टर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी लोग अपनी मार्केट जमाए हुए हैं और कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है कि जिस पर फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट नहीं है, तो मेरा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा? क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स की रेटिंग बहुत अच्छी है कि बायर्स को अच्छी रेटिंग वाले की तरफ ही तो जाएगा ना। तो इनका क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी न्यू सेलर यही सोचेंगे कि ऑलरेडी बहुत सारे सप्लायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं जिनका रेटिंग रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो कस्टमर्स तो उन्हीं से परचेस करेंगे, हमसे क्यों परचेस करेंगे। सही बात है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो भी सेलर का रेटिंग रिव्यू बहुत अच्छा है, उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में उनका 0 ही था रेटिंग रिव्यू। ठीक है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके, स्ट्रैटेजीज लगा के फिर वो रेटिंग रिव्यू गेन किए हैं और फिर आप देख रहे हो कि आज वो सक्सेसफुल है या जो भी रेटिंग रिव्यू उनको मिला है। तो आपको भी स्टार्ट करना है 0 से ही। अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ, ई कॉमर्स कैसे चलता है। ई कॉमर्स में कोई भी कस्टमर जब भी ऑनलाइन वो परचेस करने जाते हैं, वो क्या ढूंढते हैं? वो ढूंढते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट, वो ढूंढते हैं ऐसी डिज़ाइंस जो अभी हाल ही में जो बहुत डिमांड में है। ऐसे डिज़ाइंस, ऐसी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी की हो, कस्टमर यही ढूंढने के लिए ऑनलाइन आते हैं और परचेस करते हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेलर की अभी देख रहे हो, बहुत अच्छे रेटिंग रिव्यू के साथ है, वो आज के डेट में है। आज के बाद 6 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद वो प्रोडक्ट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो कस्टमर क्या ढूंढ रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में, करंट के समय में अभी क्या ढूंढ रहे हैं, कौन सा हाई डिमांड वाला प्रोडक्ट है, वो आपको ढूंढना है। और ऐसी हाई डिमांड, यूनिक, अट्रैक्टिव, आई कैची प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन लेके आना है। तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बात की बात तो है कि आप उस पर क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, अकाउंट परफॉर्मेंस कितना बेटर करते हैं, वो तो बात की बात है जब आप प्रोडक्ट को लेके आएंगे। सबसे पहली बात होता है कि आप कितना हाई डिमांड वाला, आई कैची वाला प्रोडक्ट को लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जोन सी के फैंस, मैम आई रिसेंटली स्टार्टेड सेलिंग ऑन Amazon एंड बॉट सम स्मार्ट वॉचेस विदाउट GST बिल नंबर. Now I am confused how much GST I need to file because on invoices GST charge to customer is only 5%. But on smartwatch 18% is applicable. इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि स्मार्ट वॉच में जो GST परसेंटेज है उनका ये गलत आ रहा है GST इनवॉइस में। इनका क्वेश्चन यही है अभी क्या करें। अब यहाँ पे मैं इन्हें एडवाइस मैं दे सकती हूँ कि आप जब लिस्टिंग कर रहे हो तब वहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स कोड होता है, उसके हिसाब से आपको अपनी प्रोडक्ट की GST परसेंटेज सिलेक्ट करना होता है। वही होता है प्रोडक्ट टैक्स कोड। अगर आपको जानना है तो इसके लिए आप ये वीडियो देख लो कि कैसे लिस्टिंग में वो ऐड कर सकते हो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लिस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर गलत परसेंटेज आप भरोगे तो GST इनवॉइस में भी आपका गलत परसेंटेज ही दिखाएगा। जो आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो वो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए हमेशा, जो GST अमाउंट आप कलेक्ट कर रहे हो। क्योंकि GST पोर्टल पे आप जितना भी अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो, अगर वो मैच नहीं करता है, आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो उसके साथ GST परसेंटेज के साथ अगर मैच नहीं कर रहा हो तो फिर आपको लगेगा पेनल्टी। ठीक है,
इस केस में भी आपको क्या करना है, अभी आप लिस्टिंग चेक करो और हर लिस्टिंग को आप सही करो, ठीक है। 18% एप्लीकेबल है तो आपको 18% ही कलेक्ट करना है कस्टमर से, मतलब आपसे जो गलती हुआ है उसका हर्जाना आपको ही देना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी पोर्टल पे 5% नहीं होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है उस हिसाब से आपको भरना होगा पेनल्टी के साथ। प्रकाश सोलंकी पूछ रहे हैं, मैं मेरा प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट अभी ऑफलाइन सेल करता हूँ। प्राइवेट लेवल नेम एंड लोगो दोनों मेरी प्रोडक्ट पैकेजिंग में परमानेंटली प्रिंटेड है एंड लुकिंग गुड पैकेजिंग, पर मैंने अभी तक आईपी इंडिया पे ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया है। सो माय क्वेश्चंस एज पर बिलो। अमेजन पे मैं सेल कर सकता हूँ प्राइवेट लेवल कैटेगरी में, और दूसरा इनका सवाल है कि अमेजन पे प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट सेल करने के लिए आईपी इंडिया पे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। तो दोनों इनका सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो देखिए, प्राइवेट लेवल पे सेलिंग करने के लिए आपको डे 1 से ही ट्रेडमार्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अमेजन पे आप GTIN एग्जेम्पशन लेके भी आप अपना सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके पास प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल भी है अपनी ब्रांड का, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आपको GTIN एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपके ही ब्रांड नेम पे, और फिर अप्रूवल जैसे ही आपको मिले आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ब्रांड नेम पे प्राइवेट लेवल पे। अब ट्रेडमार्क कब ज़रूरी होता है? जब आपको आगे फर्दर जब आप सेलिंग करेंगे, ग्रो करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट पे कोई और सेलर भी मैप करे, तब आप उन्हें हटाने के लिए ट्रेडमार्क ज़रूरी होता है। फिर जैसे जैसे आपका ब्रांड ग्रो करेगा, आपको खुद की ब्रांड की प्रोटेक्शन चाहिए, तो तब ट्रेडमार्क की ज़रूरत होता है। तो आप इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हो, बिना ट्रेडमार्क का ही आप स्टार्ट कर सकते हो और आप ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं रणदीप, मैम आई एम रणदीप, रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर यूट्यूब चैनल। I and my wife planning to start a garment manufacturing business, like we will get the fabric and design it and then make kurti and salwar suits and sell online. But as you told that garment industry is already saturated and scope may be limited. I need your advice. Should we go ahead and start our dream project or think of something else? Please guide us as you have a great knowledge. Please reply Corbin. Thank you. गॉड ब्लेस यू। तो इनका क्वेश्चन है कि ये अपना खुद का क्रिएशन ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं और गारमेंट इंडस्ट्री में ये अपना न्यू डिज़ाइंस को लेके आना चाहते हैं, लेकिन इनका कन्फ्यूजन ये है कि कैसे वो करे, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन हैं। और मैंने भी अपने वीडियोस में बहुत बार ये कहा है कि गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। तो जो भी है इनका कन्फ्यूजन इसी में है कि क्या ये स्टार्ट करे, क्या इनके लिए ये लाभदायक रहेगा। तो मैं इनका आंसर बंगाली में दे देती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी शॉर्ट में कि क्या एग्जैक्टली इसका रिप्लाई मैं कर रही हूँ। যখন আপনি কোনো ক্যাটাগরিতে যখন আপনার এক্সপার্টিজ আছে, তো সবসময় এটাই হওয়া উচিত কি আপনি ওই ক্যাটাগরিতেই অনলাইন সেলিং স্টার্ট করুন। অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে যেখানে আপনার এক্সপার্টিজ নেই সেটাতে করাটা অনেক আপনার জন্য মুশকিল হতে পারে। তো সেই জন্য আপনি যখন স্পেশালি বলছেন কি আপনার কাছে নিউ ডিজাইনস আছে যেটা আপনি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে পারেন, আপনি কুর্তি অ্যান্ড যে সালভার্স আপনি বলছেন কি তার মধ্যে আপনি ডিজাইন করবেন, তো অবভিয়াসলি এটা একটা ইউনিক প্রোডাক্ট হবে। আর আমি আমার ভিডিওতে সবসময় বলে থাকি কি ইউনিক প্রোডাক্টের ডিমান্ড সবসময় থাকে, চাই আপনি কোনো ক্যাটাগরিতেই আপনি আপনার প্রোডাক্ট সেল করুন না কেন, ইউনিক প্রোডাক্ট যদি নিয়ে আসছেন আর সাথে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের সাথে, তাহলে অবশ্যই আপনি গ্রো করতে পারবেন, খুব তাড়াতাড়ি আপনি গ্রো করতে পারবেন, সেল আপনি দেখতে পারবেন। ঠিক আছে, तो इनके क्वेश्चन के मुताबिक आप अगर यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी में और आपका एक्सपर्टीज़ है, तो ऑब्वियसली आप उस कैटेगरी से स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऑनलाइन सेलिंग। आपको ग्रो करने से, ग्रो आपकी बिजनेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, भले ही वो कैटेगरी कितना सैचुरेटेड हो, वो कैटेगरी में आपको जो भी कंपटीशन मिले, कितना भी कंपटीशन हो, आप अगर एफोर्डेबल प्राइस के साथ यूनिक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, खुद का डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रबीउल इस्लाम पूछ रहे हैं, मैम मैं ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्स और कौन सा स्टेप पहले लेना है, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं या फिर बताइए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप हमारे चैनल की वीडियोस कोई मिस ना करो। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट करके रखना है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए।
आपने जो क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर मैंने कुछ टाइम, बस 10-15 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे मैंने समझाया है कि कैसे आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैसे स्टेप पे आपको अपना सेलिंग जर्नी स्टार्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया है। तो आप वो वीडियो एक बार देख लो, यहीं पे कहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप वो वीडियो देख लो और सब्सक्राइब करो। सबसे पहली बात तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लो, ताकि आप नेक्स्ट फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपसे मिस नहीं होगा। तो यही था दोस्तों इंस्टाग्राम का सवाल जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी और बहुत आपको समझाना था जिस सवाल पे, इसलिए मैंने ये सवाल इंक्लूड किया था। अब आते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने जो सवाल किए हैं उसके ऊपर। फैशन कैब ऑफिशियल पूछ रहे हैं, मैम मेरी फर्स्ट लिस्टिंग हो चुकी है बट वो प्रोडक्ट्स अमेजन पे अनअवेलेबल दिखा रहा है, क्या करूँ? प्रोडक्ट्स वेरिएशन में है। देखिए, प्रोडक्ट्स वेरिएशन में हो या फिर सिंगल प्रोडक्ट हो, अनअवेलेबल तभी दिखाता है जब आपका अकाउंट लॉन्च नहीं हुआ रहता है, यानी कि आपका अकाउंट अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपने अकाउंट डैशबोर्ड पे चेक करना है और लॉन्च ऑप्शन एक रहता है न्यू सेलर के लिए, वहाँ पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट ऐसे लॉन्च हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप सेलर सपोर्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बस कुछ घंटे का ही काम है, 24 आवर्स में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है और फिर आप अपना लिस्टिंग भी देख सकते हैं कि अनअवेलेबल जो टैग रहेगा वो हट जाएगा और आपकी जो भी आपने प्राइस डाला है वो आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अजय, मैम एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत सर्च किया कोई आंसर नहीं मिल पाया। सभी यूट्यूबर्स ने ये कहा है कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपनी मोबाइल का हॉटस्पॉट से अपना पीसी या लैपटॉप कनेक्ट करके अपना फ्लिपकार्ट या अमेजन सेलर अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ या मुझे अलग से ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा? मैम प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने कहा है कि हमेशा सेम वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फ्लिपकार्ट और अमेज़न हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। अगर ये कोई यूट्यूबर कह रहा है तो वो गलत कह रहे हैं, या तो अधूरा जानकारी से कोई कहीं से वो उनको जानकारी मिला होगा और वो ऐसे बोल रहे हैं, या फिर वो रटा रटाया बोल रहे होंगे, पता नहीं कहाँ से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला होगा। लेकिन ये गलत बात है, मिथ है कि आपको एक ही कनेक्शन चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ। आपके पास ऑफिस में एक कनेक्शन हो सकता है जिसका आईपी एड्रेस अलग होगा, आपका वेयर हाउस जो अलग जगह पे है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ऑब्वियसली आईपी एड्रेस अलग होगा, और आपका लिस्टिंग टीम सपोज आपके किसी और ऑफिस से ऑपरेट करते हैं जहाँ पे आईपी एड्रेस अलग होगा, इंटरनेट कनेक्शन अलग होने की वजह से। तो फिर क्या ऐसे जो सेलर होते हैं क्या उनका अकाउंट बंद हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अब सस्पेंड कब होता है अकाउंट? जब आप एक आईपी एड्रेस से कोई ब्लॉक अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं, कोई सस्पेंडेड अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं जो आईपी एड्रेस ऑलरेडी अमेज़न ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, आप ऐसे आईपी एड्रेस से आप किसी और अकाउंट को आप ओपन कर रहे हैं तो सस्पेंड होने का चांसेस रहता है। और रही बात कि एक ही आईपी एड्रेस को रखना, एक ही इंटरनेट कनेक्शन रखना, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपका ऑफिस अलग हो सकता है, वेयर हाउस अलग हो सकता है, लिस्टिंग टीम अलग हो सकता है। और एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स का अकाउंट मल्टीपल जगह से, हमारी जो लिस्टिंग टीम है मल्टीपल जगह पे है और वहाँ से ऑपरेट करते हैं, और मल्टीपल आईपी एड्रेस से मल्टीपल सेलर अकाउंट को हम लॉगिन करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर ऐसा ही होता तो हमारी सारे क्लाइंट्स का अकाउंट अब तक सस्पेंड हो गया होता, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आईपी एड्रेस मैटर नहीं करता है, अनलेस और अनटिल आप किसी साइबर कैफ़े यूज़ कर रहे हो या फिर किसी पब्लिक प्लेस में जाके जहाँ पे फ्री वाईफाई मिलता है, आप वहाँ पे बैठ के अपना सेलर अकाउंट एक्सेस कर रहे हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे किसी ब्लॉक अकाउंट का भी ओपन किया गया होगा तो आपका भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। हमेशा कोशिश कीजिए, जब भी आप अपना, कोशिश नहीं आपको ऐसा ही करना चाहिए कि आप जब भी अपना सेलर ऐप का एक्सेस करें प्राइवेट कनेक्शन से, जहाँ पे जो ट्रस्टेड हो, जो आपका खुद का कनेक्शन हो, या अपनी मोबाइल डेटा को आप यूज़ करके अपना सेलर ऐप एक्सेस कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेवा इंडिया पूछ रहे हैं, हाय मैम,
कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। करंटली मैं कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए निकला हूँ। आप कोई वीडियो बना के डाल सकते हो ताकि सबको पता चले कि मोस्ट ट्रेंडी प्रोडक्ट्स अभी सेल करने के लिए क्या है फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे। देखिए, इसके लिए मैं हमेशा हर मंथ को ही एक वीडियो अपलोड करती हूँ 5 विनिंग प्रोडक्ट्स कोई भी एक कैटेगरी से, ठीक है। आप वो हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि अभी हाई डिमांड पे कौन सा प्रोडक्ट है, अभी प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिया पूछ रही हैं, मैडम डू वी नीड GST रजिस्ट्रेशन फॉर रीसेलिंग? सम पीपल आर सेइंग इट फॉर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ओनली दोज हु क्रॉस 20 lakhs ओनली नीड टू पे। देखिए, इनका कहना ये है कि क्या इन्हें GST चाहिए क्योंकि ये रीसेलिंग करना चाहती है और इनको लगता है कि 20 लाख का टर्नओवर जो करते हैं उनको ही GST रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या GST पे करना पड़ता है। तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं अभी बता देती हूँ, रीसेलिंग आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के आप सेल कर सकते हैं। अभी तक सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं आया है, गवर्नमेंट की कोई भी रूल्स नहीं है ई कॉमर्स ऐसे रीसेलिंग के ऊपर। तो कभी भी आ सकता है, कभी भी ये रूल चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल तो कोई भी रूल नहीं है। रीसेलिंग बिजनेस आप कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या अपनी व्हाट्सएप में जो आप ग्रुप बना के कर रहे हैं। लेकिन GST में प्रावधान ये है कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए आप जैसे ही प्रोडक्ट इंटरस्टेट सेल करते हैं तो आपको देना पड़ेगा GST। ये मैंडेटरी है, ठीक है। 20 लाख टर्नओवर तभी वो इसका प्रावधान तभी है जब आप ऑफलाइन सेलिंग करते हो या फिर अपनी स्टेट के अंदर ही सेल करते हो। मान लीजिए आपका एक वेबसाइट है लेकिन वो आप सिर्फ लोकल ही बेचते हो, तो आप GST रजिस्ट्रेशन फिलहाल तो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन सेल करोगे और प्रोडक्ट आपका इंटरस्टेट जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि आपको GST देना पड़ेगा, GST रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन सेलिंग में आपको GST रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा और GST भी आपको हर मंथ फाइलिंग करना होगा। 20 लाख टर्नओवर वाला सिर्फ ऑफलाइन के लिए है जहाँ पे इंटरस्टेट सेल की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यही था आज के सेशन का सवाल जवाब। अगर आप भी चाहते हो अपना सवाल मुझे भेजना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आके मुझे पूछ सकते हो सकता है कि कोई सवाल मुझसे छूट जाए, आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे भी या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे हमारी व्यूअर्स को उनका आंसर मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।